हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स बाय अरुण सर। आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं मैं, अरुण सर। देखिए, पिछली बार हम 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, है ना। हमारा 12th क्लास स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट होने के पश्चात हमने चार्ज के बारे में जानकारी ली है अभी तक, है ना। इस चैप्टर जो 1 है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले हमको चार्ज के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो चार्ज के बारे में मैंने आपको जितना भी हो सकता है उतना पढ़ाया है और 1-2 क्वेश्चंस भी लास्ट टाइम पे लिए थे, है ना। तो चार्ज के लिए उतना तो काफ़ी है ही सही, लेकिन प्रैक्टिस भी आपकी ज़रूरी है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, है ना। एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतनी सी बात बता देना चाहता हूँ कि चार्ज हमने पढ़ लिया है ना। चार्ज हमने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट, है ना, वो कैसी क्वांटिटी है वो, और उसके टाइप्स। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है ना। चार्जिंग ऑफ द बॉडी, प्रूफ ऑफ कन्वेंशन, चार्जिंग ऑफ द बॉडी। उसके बाद फिर चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना, फ्रिक्शन, रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, है ना, किस तरह से चार्ज करते हैं किसी बॉडी को। अल्टीमेटली हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने और डालने होते हैं किसी भी बॉडी में, उसको चार्ज करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स को डाल दोगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। किसी भी अनचार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में रहते हैं, है ना। ये सब आपको पता है। और इसके और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हमने पढ़ाया था, उसमें 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, है ना। रिवाइंड कर लीजिएगा, एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव कोई होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव कोई होगा तो रिपेल करेगा, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद चार्ज हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे होगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर नहीं रहेगा, है ना, ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई स्टैटिक चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 3 प्रॉपर्टीज तो ये हुई। उसके बाद फिर 3 इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज थी। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड स्केलरली, है ना। और जल्दी जल्दी फास्ट जा रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और इसके पश्चात लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी वो थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी और मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मीन्स Q इक्वल्स टू एनी। दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Q इक्वल्स टू एनी, है ना। किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। E का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब NE के बराबर कोई भी बॉडी पर चार्ज होगा। इसका मतलब यह है कभी भी किसी बॉडी से आप आधा या 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो इतना हम पढ़ चुके थे। इसके ऊपर हमने 1-2 क्वेश्चंस भी किए थे, IIT का भी क्वेश्चन किया था। अच्छा, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए 1-2 क्वेश्चंस मैं आज और ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ ही लिया होगा आपने, लेकिन एक बार मैं दोबारा से डिक्टेट करके बता देता हूँ आपको कि इफ 10 टू द पावर, देखो मैंने बताया था आपको लास्ट में, एक चीज़ बता रहा हूँ, कंटिन्यूएशन में है ये क्वेश्चन भी, इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों, सभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी बॉडी पे मुझे 1 कूलम चार्ज लाना हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने या कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। अगर मुझे किसी बॉडी पर +1 कूलम लाना हो तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और किसी बॉडी पे मुझे अगर -1 कूलम चार्ज लाना हो तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन कितने निकालने डालने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने डालने पड़ेंगे, तब जाके 1 कूलम चार्ज आएगा। तो इसको मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। इसका आंसर आया था 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल्स टू आया था, है ना। Q इक्वल्स टू एन से निकाला था अपन ने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूले से निकाला था, है ना। तो n का जो वैल्यू आया था वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आया था, है ना। तो ये वैल्यूज़ जो हैं कि E की वैल्यू जो होती है वो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 × 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻27 kg, 1.67 × 10⁻27 kg होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन।
है ना। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे आपको 1 कूलम चार्ज लाने के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसका आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इससे मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी बॉडी पर आप इतने इलेक्ट्रॉन डाल दोगे या किसी भी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, कितने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब आप निकाल लोगे तब जाके उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आएगा। इसका मतलब कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, सब्सटेंशियली एक बहुत ही बड़ी यूनिट आपके सामने कूलम आई है, ठीक है ना। तो बड़ी यूनिट है, इसलिए हमेशा जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको किसी भी बॉडी पर जो चार्ज दिया होगा वो हमेशा 5 माइक्रोकूलम, 5 मिलीकूलम, 10 मिलीकूलम इस तरह से दिया होगा। तो ये मिली माइक्रो हर कहीं आएगा तो आप घबराना मत, है ना। आपको पता है कूलम बड़ी यूनिट है इसलिए मिली माइक्रो आ रहा है। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁶, नैनो मतलब 10⁻⁹ और पीको मतलब 10⁻12, ठीक है। उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको पता चलेगा चार्ज यार सच में बहुत बड़ी यूनिट है, ये कूलम जो है वो सच में बहुत चार्ज की बड़ी यूनिट है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं समझते हो ना, 1 करोड़ में भी 7 जीरो होते हैं बेटा, 2 जीरो और बढ़ा दो, अरब हो गए, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं एवरी सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में, है ना। यानी एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, मतलब किसी एक बॉडी से निकल रहे हैं और दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं, ठीक है। जिससे निकल रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसमें जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना, ठीक है सर। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ऑब्वियसली जिस बॉडी में वो जा रहे होंगे वहां पर +1 कूलम चार्ज आएगा, है ना। माइनस तो जिससे निकल रहे हैं उसमें आएगा, नहीं जिससे निकल रहे हैं उस पर माइनस आएगा एक्चुअली, प्लस आएगा एक्चुअली, है ना। तो जिससे वो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो 1 कूलम चार्ज उसके ऊपर कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, ठीक है। मतलब 1 कूलम चार्ज उस बॉडी के ऊपर कितने टाइम में आएगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाए, 1 कूलम चार्ज आ जाए, है ना। तो देखो क्लिक नहीं करता है कभी ऐसे, जो कोई क्वांटाइजेशन पे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, क्वांटाइजेशन पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। आप खुद ही देखो ना, Q = NE वाले फॉर्मूले, E की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और या तो वो Q दे देगा या फिर वो चुपके से बिल्कुल एकदम N दे देगा आपको, ठीक है ना। तो जैसे एक चीज दी तो फिर आपको दूसरी चीज पूछ लेगा, है ना, क्योंकि Q = NE में 3 वेरिएबल्स है जिसमें एक तो कांस्टेंट है, आपको पता ही है पहले से ही, तो 2 ही बच जाते हैं बस। 2 में से एक कोई भी देके दूसरा पूछ लेगा और अपन को पता ही नहीं चलेगा दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है ना। तो हमेशा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, ये वो, ये जब भी पूछे ना वो आपसे, तो आपको याद रखना है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, वो n दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q = NE। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे तो एक बार इस प्रॉपर्टी के बारे में जरूर सोच लेना, Q = NE के बारे में, है ना। तो देखो इसी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व होगा। देखिएगा भाई क्या दिया हुआ है आपको, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, मतलब क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू यू, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए हैं। तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जो n दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ये 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। n = 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन 1 सेकंड, ठीक है। अच्छा, अगर 1 सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, ये तो निकाल सकते हो ना आप। Q = NE यार, सिंपल सी बात है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं तो उस बॉडी पर 1 सेकंड में कितना चार्ज आ जाएगा, ये तो निकाल सकते हो ना। और 1 सेकंड में जब कितना चार्ज आ जाएगा ये पता चल गया आपको, ठीक है। तो फिर आप 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में आएगा ये भी निकाल सकते हो।
देखो कैसे भाई, अगर आपके पास दे रखा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में जाते हैं, ठीक है। अब आपसे टाइम पूछा है कि भाई चार्ज जो है 1 कूलम कब हो जाएगा, ठीक है सर। तो हम वापस भाई वहीं पे आते हैं कि अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो 1 सेकंड में क्यू कितना आ जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा। 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड में क्यू कितना हो जाएगा, एन ई। एन कितना दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इनटू ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1.6 × 10⁻10 कूलम, 10⁻9 10⁻19 10⁻10 आ गया, ठीक है ना। तो 1.6 × 10⁻10 कूलम इतना चार्ज 1 सेकंड में उस बॉडी के ऊपर आएगा। समझ में आया ना, Q इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻10 कूलम इन 1 सेकंड उस बॉडी के ऊपर आ जाएगा। अब देखो बहुत ही सिंपल काम हो गया, अब बहुत इजी चीज हो चुकी है। देखो बच्चों, अगर 1.6 × 10⁻10 कूलम 1.6 × 10⁻10 कूलम चार्ज अगर उस बॉडी के ऊपर आता है तो उसमें टाइम कितना लगता है। अब वही चॉकलेट और टॉफी वाली ट्रिक जो मैंने बता रखी है ना, उस पर आ जाना है कि अगर इतना कूलम चार्ज है तो टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज होता तो टाइम कितना लगता, 1/this RHS/LHS, ठीक है ना। तो 1/1.6 × 10⁻10, ठीक है, इतना सेकंड लगता। अब ये सेकंड है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो 6.25 × 10⁹9 सेकंड्स आ जाएगा आपके पास, है ना। कैलकुलेटर होगा, आपका सॉल्व करके देखना, यही आएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6.25 × 10⁹9 सेकंड्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये सेकंड्स में आया, सेकंड्स में क्या है हमारे लिए इसको समझना कि कितना ये टाइम है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना इसको हम पहले थोड़ा साल में चेंज कर दें, है ना। तो देखो सेकंड्स को पहले आवर में चेंज करोगे आप, तो देखो कैसे करोगे, 1 आवर का 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में, है ना। फिर इंटू 24 से और डिवाइड करोगे आप, है ना। जितना भी जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना होता है उतनी सब चीज़ों से आप डिवाइड करते हो कि नहीं करते हो, तो आपको पता ही होगा, है ना। तो 3600 इंटू 24 मतलब 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 24 घंटे एक दिन में होते हैं, है ना। और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 3600 इंटू 24 ये 1 दिन तो हो गया। अब कितने दिन एक साल में, 365। तो 365 से और मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे इस पूरे से, है ना। तो 365 इंटू 24 इंटू 3600। कभी भी किसी सेकंड वाली चीज को ईयर में बदलना हो तो 365 इंटू 24 इंटू 3600 से डिवाइड कर दिया करो उस चीज को, वो ईयर्स में बदल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ईयर में बदलना था इसको, तो मैंने ईयर में बदला, तो ये कितना आया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये कितना आया, 198 ईयर्स। कितना आया, 198 ईयर्स। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक्चुअली, जो मैंने लिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन सके और साथ के साथ आप जब पढ़ो तो आपको दिखे कि हाँ सर ने हमको पढ़ाया था, है ना, याद है कुछ। तो देखिएगा ध्यान से, है ना। टाइम कितना है बेटा, 198 ईयर्स आया अप्रोक्स, है ना, क्लोजली इक्वल टू आएगा ये, ठीक है। तो 198 ईयर्स मतलब लगभग 200 साल यार। किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में 200 साल लग जाएंगे अगर 10⁹9 इलेक्ट्रॉन्स 10⁹9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड भी जा रहे हो ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड भी ट्रांसफर हो रहे हो, तो भी 200 साल लग जाएंगे 1 कूलम चार्ज आने में। अब आपको समझ में आ रहा हो, हाँ सर कूलम तो बहुत बड़ी यूनिट है, इसका मतलब सर फेराडे का क्या होगा, फेराडे तो 96500 कूलम है ना, वो तो जाने कब आएगा। तो बस ये समझ जाइए यार, यही समझाना चाह रहा था मैं कि भाई हमेशा माइक्रो कूलम मिली कूलम में आपको दिया रहेगा चार्ज। तो वो क्यों दिया रहेगा, वो इसीलिए दिया रहेगा क्योंकि बहुत ही बड़ी यूनिट होती है कूलम चार्ज की, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी से लगा हुआ, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी ही जो एनसीईआरटी है उसका ही है ना। तो वो भी मैं ले रहा हूँ साथ में, है ना। देखो 1-2 क्वेश्चन जो मेरे थे आईआईटी के थे, इसके थे, वो मैंने करा दिए थे आपको। अब 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी से अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए आपको वो भी करा दे रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए चार्ज को लेकर, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ जल्दी से।
ठीक है, देखिए भाई एक और क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, या फटाक से लिख देता हूं मैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in 1 cup of water। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन मायने हैं इसके, है ना। इसने आपको दिया नहीं हुआ है कितना वाटर है। अब 1 कप ऑफ वाटर कितना होता है ना। 1 कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज होगा ये पूछ रहा है समझ रहे हैं आप कि 1 कप ऑफ वाटर में, है ना, पी तो बड़े आसानी से जाते हैं अपन लोग, है ना, लेकिन समझने वाली बात है कितना चार्ज होता है। आज निकालने जा रहे हैं पहली बार, तो जानिएगा समझिएगा इसको कि 1 कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, ये देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। क्या कहता है इसका सॉल्यूशन, देखिएगा भाई। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या है, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन में। आपको दिया नहीं गया है कि भाई 1 कप ऑफ वाटर में कितना वाटर है ना। तो हम मान लेते हैं लेट इन अ कप ऑफ वाटर देयर इज 250 ग्राम ऑफ वाटर। हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, हमने सपोज किया है, हमने माना है कि 1 कप ऑफ वाटर में पाव भर पानी होगा। कहने का मतलब 250 ग्राम यानी 250 ग्राम 250 ग्राम्स वाटर 1 कप ऑफ वाटर में 1 कप ऑफ वाटर में इतना वाटर होगा, ये हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं ना। उसी के बाद हम कुछ कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी बच्चों, है ना, इतनी सी एम्बिग्यूटी थी। एम्बिग्यूटी मीन्स कुछ दिया ना हो या कुछ एक्स्ट्रा दे रखा हो तो उसे एम्बिग्यूटी बोलते हैं हम लोग, है ना। अनिश्चितता जिसको बोलते हैं ना अपन, उसे एम्बिग्यूटी बोला जाता है। तो देखिए, तो यहां पर आगे चलते हैं। अब 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आपका चार्ज होगा ये निकालना है अगर आपको, है ना। क्यू, यू हैव टू फाइंड क्यू, ठीक है, ये निकालना है आपको, ये क्वेश्चन है आपको, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे सोचिए। सबसे पहली बात देखो, अब इसमें थोड़ी केमिस्ट्री यूज होगी आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा समझना है इसको, है ना। ठीक है, देखो मोल कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं। क्या यूज करूंगा, मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, मैंने भी बार बार करवाया है। म्यू इक्वल्स टू m अपॉन ma इक्वल्स टू n अपॉन na। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, मतलब अवेगैड्रो नंबर, है ना। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाक से, है ना। अब भाई 250 ग्राम आपको वाटर है, मतलब आपको ये चीज दी हुई है, मास दिया हुआ है ना। ठीक है साहब, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आपको पता होता ही है, तो ये भी आपको दिया हुआ है। कितना होता है वाटर का पता है ना आपको। अरे भाई वाटर क्या होता है, H2O होता है ना वाटर, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 2 है तो 2 यानी 18। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है ना। हाँ ठीक है सर, याद नहीं हो तो बता दे रहा हूं, समझ लेना, है ना। ओके, देखो Na हमको पता रहता ही है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, ये तो याद है ना भाई। ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है तो पता ही थी 1 मोल में। ये हम निकाल लेते हैं, ये हमको नहीं दिया हुआ है ना। क्या ये नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो 250 ग्राम वाटर में होगा वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को जब आप यूज करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, ठीक है। आपको क्यू निकालना है, और क्यू तो क्या होता है बेटा, एन होता है। एन मतलब ई तो आपको पता है, तो बार बार क्यू इक्वल टू एन से क्वेश्चन है बच्चों, देखना। ई तो आपको पता ही है 1.6 × 10 to the power -19। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यही तो निकालना है ना आपको, है ना। तो एन जब पता कर लोगे तो चार्ज कितना होगा ये भी पता कर लोगे आप, एज सिंपल इज दैट।
चलिए, तो देखो बच्चों, अब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे तो देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे भाई, है ना। तो यहां से निकाल लेते हैं अपन। तो यहां से n कितना हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा आपका m अपॉन ma इंटू na। तो n आपका कितना आ जाएगा, m गिवन मास 250 ग्राम में, ये नीचे 18 ये भी ग्राम्स में होता है, इंटू na यानी 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या निकल गया आपके पास, ये आपके पास निकल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन में 16 तो इसका मास होता है ना, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और हाइड्रोजन जो 2 थी उसका मास कितना होता है 2, तो ऐसा प्लस करके इसको 18 आया था, याद है ना, ये तो है ना, याद रखना भाई, भूलना नहीं, है ना। अच्छा, तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, है ना, और हाइड्रोजन के अंदर 1 होता है ना। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो देखो इसके अंदर 8 होंगे और इसके अंदर एक H2 है यार, एक H के अंदर 1 होता है, तो 2 H के अंदर 2, तो 2 और 8 कितने हुए, 10 हुए कि नहीं हुए, है ना। ऑक्सीजन के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो एटॉमिक नंबर है इसका ऑक्सीजन का 8, तो 80 इलेक्ट्रॉन होंगे और 80 प्रोटॉन होंगे। तो मैं सिर्फ प्रोटॉन को पकड़ के चलता हूं अभी, है ना। तो 80 प्रोटॉन, है ना, और H के अंदर 1 प्रोटॉन और एक और H के अंदर 1 और प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन लो, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये चीज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सिर्फ इससे क्वेश्चन हो जाएगा, इसको यूज करना है और मोल कॉन्सेप्ट को यूज करना है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब दिख भी रहा होगा आपको कि भैया अगर हम बोलें कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है मेरे पास 10, है ना। एक मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है, एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ रही होगी आपको बात, है ना। ओके, अच्छा मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इतने, है ना, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे उसके अंदर, इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻24 कर देता हूं 3 की जगह, समझ में आ गया ना, इतना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। देखिए दोबारा से बता रहा हूं क्या किया मैंने, उसने बोला 1 कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज पूछा है Q, तो Q इक्वल्स टू N होता है, जहां पर E तो मेरे को मालूम है 1.6 × 10⁻⁹, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है वो देखना है अपन को बस, है ना। तो हमने क्या करा कि 250 ग्राम पानी मान लिया, फिर मोल कॉन्सेप्ट यूज किया, म्यू इक्वल्स टू M/Ma इक्वल्स टू N/Na। M होता है गिवन मास 250 ग्राम, Ma होता है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो वो होता है 18, तो 18 और फिर Na इधर मल्टीप्लाई किया, तो Na कितना हुआ 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। तो ये आपके पास क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल है मतलब H2O के, है ना। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना इंटू 10, तो वो इतना कर दिया आपने, यानी टोटल n मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे बस।
अब क्या है यार, अब आपको अगर Q निकालना है तो देखो मैं मिटा नहीं रहा, यहीं के यहीं लिख देता हूँ नीचे, समझ लेना, कैलकुलेट आप कर लेना। Q इक्वल्स टू, अगर मुझे Q निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Q इक्वल्स टू एन मेरे पास ये आ गया 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू एन लिख लिया, Q इक्वल्स टू एन ई क्या है भाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, तो इतना चार्ज होगा, इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, है ना। तो इतना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा पूरा, फिर भी कुछ ना आए तो यू कैन आस्क, है ना। यू नो आई ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, है ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको। इन दो क्वेश्चंस के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हुई होगी, है ना, क्या क्या कैसे कैसे करके क्या क्या आ सकता है। पर ये एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है बच्चों, ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ, तो चल ही रहे साथ में, तो वरना तो मैं आपको कंटेंट टेबल बनाने वाला था, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्फीयर है ए, ये एक स्फीयर है बी, ये एक स्फीयर है सी, दिख रहा होगा आपको। इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके ऊपर -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इसके ऊपर, चलो इसको +3 कर देते हैं, इसके ऊपर -6 माइक्रोकूलम चार्ज है। माइक्रोकूलम आप समझते होंगे, माइक्रोकूलम आप समझते होंगे, ठीक है ना। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, कूलम मतलब यूनिट ऑफ चार्ज। क्यों दे रखा है आपको, सभी स्फीयर्स के ऊपर ए बी सी आर आइडेंटिकल स्फीयर्स, इसकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपको कि ए बी सी आर आइडेंटिकल स्फीयर्स, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ए बी सी आर आइडेंटिकल स्फीयर्स, है ना। आइडेंटिकल नहीं होते तो फिर अलग बात कहानी होती, बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले अभी ये समझ लीजिए ए बी सी क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक जैसे स्फीयर्स हैं, एक जैसी रेडियस, मटेरियल सब कुछ सेम है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इफ फर्स्ट ए एंड बी टच each other and separated, पहले क्या किया बेटा, मैंने ए और बी को टच कराया, फिर सेपरेट कर लिया, ठीक है। देन ए एंड सी को टच कराया ईच अदर एंड वापस से सेपरेटेड। पहले मैंने ए और बी को टच कराया, फिर सेपरेट कर दिया, फिर ए और सी को टच कराया, फिर सेपरेट कर दिया। क्वेश्चन है विल, फर्स्ट है ए एंड बी अट्रैक्ट, सेकंड है विल ए एंड सी अट्रैक्ट, ये आपको बताना है, समझ रहे होंगे आप क्वेश्चन, है ना। तो इसको, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है बेटा जो आ जाता है कभी कभार, हमको पता होना चाहिए क्या करना है इस तरह क्वेश्चन में। तो अभी आपने नहीं किया हुआ है तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको। भाई सबसे पहले क्या किया गया, ए और बी को टच कराया। कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना, कॉन्सेप्ट है बेटा कंडक्शन वाला। चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, चार्ज कंजर्वेशन वाली, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना। देखो जब आप इसको इससे टच करवाओगे तो होगा क्या, तो चार्ज कंडक्टर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं दोनों, चार्ज सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। तो ये 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम कितना बन जाएगा, 5 माइक्रोकूलम बन जाएगा बच्चों। कितना बन जाएगा, 5 माइक्रोकूलम बन जाएगा, है ना। ऐड हो जाएगा चार्ज, दोनों के ऊपर ऐड हो जाएगा चार्ज। उसके बाद जब आप उनको सेपरेट करोगे, ध्यान से सुनना बच्चों, पहले बोल रहा हूं,
बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी यहां पर, ध्यान से सुनना। जब आप दो स्फीयर्स को टच करोगे तो चार्ज विल एड अप फर्स्ट, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ध्यान से समझना मेरी बात। उसके बाद जब आप उन दोनों को सेपरेट करोगे तो 5 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इसलिए आधा आधा चार्ज दोनों स्फीयर्स के ऊपर आ जाएगा। आइडेंटिकल नहीं होते तो क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं इसलिए आधा आधा चार्ज दोनों के ऊपर आ जाएगा, मतलब 5 के बाद दोनों के ऊपर 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2.5, तो 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों के ऊपर आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, थोड़ा छोटा बना लेता हूं, ए बी सी, है ना। तो ए के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 2.5 माइक्रोकूलम, बी के ऊपर 2.5 माइक्रोकूलम और सी के ऊपर तो कुछ किया ही नहीं आपने, 6 माइक्रोकूलम। समझ गए होंगे आप? ठीक है ना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आप करके बता सकते हैं क्या मुझे? सेकंड स्टेप आप करके बता सकते हैं। अब क्या करना है मुझे, ए और सी को टच कराना है और सेपरेट करना है। तो ए, पहले तो मैंने ए और बी को कराना था, ए और बी को करा दिया मैंने, 2 और 3 5 हो गए, 2 और 3 5, 5 का आधा आधा 2.5 तो 2.5 दोनों पे, समझ में आया ना। 5 का आधा 2.5 दोनों पे आ गया। वो तो ऐसा कैसे ही रहा। अब ए एंड सी टच ईच अदर, तो ए और सी को टच कराना है। फर्स्ट स्टेप को भूल जाओ, अब सेकंड स्टेप आ गया, आप ए और बी को टच करा दिया आपने। अब ए और सी को टच कराना है, तो ए और सी को जब टच कराओगे आप तो क्या होगा 2.5 और -6 कितना होता है देख लेना। 6 में से 2.5 को माइनस करो आप, है ना। 6 में से 2 माइनस किए तो 4 और 0.5 और माइनस किया तो 3.5 आएगा। कितना आएगा 3.5। 3.5 कितना होता है बच्चों 3.5 मतलब 7/2, सही है ना, 7/2 समझना। 3.5 माइक्रोकूलम, एक ही बात है, दोबारा समझ लेना। अच्छा ये भी गलत लिख दिया, बड़ा कौन सा है -6 है। इसको ध्यान से देखना, आईटी क्वेश्चन था। -6 माइक्रोकूलम और प्लस का 2.5 माइक्रोकूलम, तो -6 और प्लस 2.5 कितना होगा, माइनस का 3.5 होगा बेटा, माइनस का 3.5 होगा, माइनस का 3.5 माइक्रोकूलम होगा, यानी माइनस का 7/2 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है ना, ओके। अब ये वो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये वो चार्ज है बच्चों, ये -7/2 ले लेता हूं मैं, ये वो चार्ज है, एक ही बात है दोनों। -7/2 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो चार्ज है जो इन दोनों को टच कराने के बाद एडअप होकर आ जाएगा। जब मैं इनको सेपरेट करूंगा तो -7/2 का आधा आधा दोनों के ऊपर आएगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात? ठीक है, तो देखो मैं बना रहा हूं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ए के ऊपर -7/2 का आधा यानी -7/4 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। बी के ऊपर, उसको तो कुछ किया ही नहीं, इसके ऊपर तो 2.5 माइक्रोकूलम ही रहेगा। सी के ऊपर भी -7/4 माइक्रोकूलम आएगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात? ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा बच्चों, है ना, दोबारा से। ये कॉन्फ़िगरेशन सेकंड ए और सी को टच करा के सेपरेट कराने के बाद टच के लिए अलग प्रोसेस करना है, सेपरेट के लिए अलग प्रोसेस करना है। टच के लिए दोनों चार्जेस को एडअप कर देना है, सेपरेट करने के लिए दोनों चार्जेस को आधा आधा बांट देना है आइडेंटिकल बॉडीज के ऊपर, है ना। ओके, तो ए और सी को जब मैंने टच कराया, यहां पर ए और सी को मैंने टच कराया, 2.5 और -6 -7/2 हो गया, टच हो गया। अब सेपरेट करना है तो इसका आधा आधा दोनों के ऊपर बढ़ जाएगा, तो इसका आधा दोनों के ऊपर बढ़ गया। आप क्वेश्चन देख लेना बेटा, अपन जानते हैं कि लाइक चार्ज, अब देखो प्रॉपर्टीज वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, तो हमको पता ही है। तो देखो ये पॉजिटिव है। अच्छा अब देखो
क्या बोला है उसने फर्स्ट क्वेश्चन में? विल ए एंड बी अट्रैक्ट, ए और बी अट्रैक्ट करेंगे क्या? तो यस, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस करेंगे साहब, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछा है? विल ए एंड सी अट्रैक्ट, तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, दे विल नॉट अट्रैक्ट, ए और सी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जबकि ऐसा क्या लग रहा है? पहले तो ये लग रहा है ना अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अट्रैक्ट नहीं करेंगे। देखो नो आएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर नो होगा। तो ये दीज बोथ विल बी योर आंसर, यस एंड नो। हाँ ना बोले यार, समझ में आया ना? रेस्पॉन्स देने का है भाई, समझ लेना है ना, अच्छी तरह समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टच एंड सेपरेट वाला है ना, आइडेंटिकल बॉडीज का। तो इसको हटाते हैं बेटा, मिटा रहा हूं मैं इसको, देख लेना। चलिए बच्चों, जल्दी से मैं कंटेंट टेबल लिखा रहा हूं आपके चैप्टर की, तो कंटेंट टेबल जल्दी से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों खत्म हो जाएगा इसमें, 1 2 दोनों खत्म हो जाएंगे जो मैं कंटेंट टेबल बनाऊंगा उसके अंदर। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट आपका आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड आपका आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, या डायपोल बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो आप, पोटेंशियल, हाँ कैसे बोलते हैं अंग्रेज लोग बोलते हैं ना ऐसे, हाँ पोटेंशियल थोड़ी बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल, ओके ठीक है। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद बच्चों आएगा आपका गॉस लॉ, पहले लिख लो चलो, इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर लिखना गॉसेस लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। देन एट लास्ट आपका आएगा कैपेसिटर। अब देखिए ये लार्ज बाइफर्केशन है, दोनों चैप्टर्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो यूं मत समझना अरे इतना सही तो पढ़ना है, ऐसा नहीं है, इतना सही नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपका कूलम्स लॉ, जो फोर्स होती है उसके बारे में जानकारी आ जाएगी सारी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कोलम्बियन फोर्स क्या होती है, मतलब कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही बोलते हैं, तो वो क्या होती है उसके बारे में पूरी जानकारी, उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके अंदर। और सुपरपोजिशन लॉ भी आ जाएगा इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन के अंदर ही मैं आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें ही बताऊंगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद आएगा, है ना भाई। फोर्स होती है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की फोर्स है, तो अगेन एक फील्ड कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो हम समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो हम समझेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो भी हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद उनके बीच में रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सभी के डेरिवेशंस भी करने पड़ेंगे हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के और इलेक्ट्रिक डायपोल के भी। तो इन तीन चीज़ों में सिर्फ डेरिवेशन पढ़ने अपन को खास तौर पे। स्टार्टिंग बेसिक अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके बाद डेरिवेशन पे स्टार्ट करना है, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, याद रखना है, काम खत्म, सिंपल है। ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब जो रॉकेट साइंस हो, एक डेरिवेशन पकड़ के चलोगे सारे डेरिवेशन वैसे के वैसे ही, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी सारे डेरिवेशन वैसे के वैसे होते जाएंगे। तो अपना रजिस्टर भर जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। गॉस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो आपने या डेरिवेशन के थ्रू प्रूव करोगे, जो रिजल्ट आप, वो गॉस लॉ से बड़ी ही आसानी से 2 या 3 लाइन में हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा लॉ है बाद में। लेकिन क्या करें, क्वेश्चंस आपसे कभी कभी बोर्ड में ऐसा भी पूछ लिया जाता है, IIT नीट की बात अलग है, बाकी बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई गॉस लॉ से मत बताओ आप, है ना, कन्वेंशनल वैसे बताओ कि भाई कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से या स्फीयर की वजह से क्या है इस पॉइंट पे, है ना। तो गॉस लॉ
एक सिंपल सा अच्छा सा लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है ये, बहुत जगह काम आएगा आपका, है ना। इसमें जो कैविटी प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है ये, ठीक है। बताऊंगा आपको क्या होता है सब, अभी आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कंटेंट टेबल है ये आपकी, है ना। इस तरह से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर गॉस लॉ, एट लास्ट कैपेसिटर पे हमारा ये जो दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे बेटा, 1 2 दोनों चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक है तो यार चैप्टर 2 क्यों पढ़े, समझ रहे हो ना। आईआईटी नीट के लिए जब भी पढ़ाया जाता है तो दोनों चैप्टर्स को संलग्न रूप से एक साथ रखकर ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स हम एक साथ ही पढ़ेंगे। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में इनको 2 चैप्टर्स बना के दिया गया क्योंकि बहुत वास्ट है, बड़ा है इसीलिए, है ना। तो बड़ा है उससे घबराना नहीं है ना। हमको तो डेरिवेशंस पकड़ के चलने हैं और लास्ट में सभी को पढ़ना है, पढ़ना तो सभी को है ना। तो बेसिक बाइफर्केशन है, चिपक के नहीं चलना है इससे, लेकिन हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कंटेस्ट याद भी होनी चाहिए, है ना। सीरीज वाइज क्या है यार, कोई कुछ भी नहीं है। इंट्रोडक्शन जिसके अंदर अपन कूलम्स लॉ, फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बाद गॉस लॉ और कैपेसिटर, काम खत्म, है ना। दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे बच्चों आपके इसमें, ठीक है। तो ये कंटेंट टेबल भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका ये चैप्टर, है ना। तो बिल्कुल आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरह के तरीके से, और आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी यही रिस्पॉन्स बनाए रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, है ना। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, लाइक करो, है ना। थोड़ा रिस्पॉन्स हमको मिलेगा तो याद रखिएगा, योर अप्रिसिएशन इज माई सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।